हाय व्यूअर्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ एलिमेंटरी सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में एक नई चीज़ मैंने सोची है कि ग्रेविटेशन जो आप लेसन पढ़ते हो उस लेसन में ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स है जो आपके लास्ट लेसन स्पेस एक्सपेडिशन से भी रिलेट करते हैं, को रिलेट करते हैं। इसके पहले जो वीडियो में मैंने बताया था क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट, वो आपको स्पेस एक्सपेडिशन वाले चैप्टर में मिलेगा। तो मैं ये दोनों लेसन इंटर रिलेटेड है, इसीलिए ये दोनों लेसन को मैं एक साथ लेके चला रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरीके से मालूम पड़े कि ग्रेविटेशन किस तरह से एक्ट करता है स्पेस में और धरती के अंदर। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। अब सबसे पहली बात, कल मैंने लास्ट वीडियो में जब मैंने बताया था कि क्रिटिकल वेलोसिटी चाहिए रहता है एक सैटेलाइट को एक ऑर्बिट में घूमने के लिए, फिर एक प्लैनेट को अपने खुद के ऑर्बिट में घूमने के लिए। वैसे ही अब अगर उसको उतना वो ऑर्बिट मिलने के लिए या फिर उसके ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको लगेगा। सो व्हाट इज दैट एनर्जी, हाउ टू काउंट दैट एनर्जी, हाउ टू कैलकुलेट इट, ये कैसे करते साइंटिस्ट, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो बेसिकली आज मेरा जो ये वीडियो रहेगा ये उसी पे बेस्ड रहेगा। तो शुरुआत करते हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक्स देखने वाले हैं वो टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, एंड लास्ट एस्केप वेलोसिटी। दोस्तों इन तीनों चीज़ों को स्पेस एक्सपेडिशन में बहुत कम बताया गया है एग्जांपल्स के साथ, लेकिन इसका डेरिवेशन किधर भी नहीं दिया है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको डेरिवेशन और इसका मतलब के साथ आपको समझाऊंगा कि क्या मीन करता है ये तीनों कॉन्सेप्ट्स। इसके पहले इस लेसन में स्पेस एक्सपेडिशन में आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे जहाँ पे उन्होंने बताएंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, हाउ डज अ सैटेलाइट प्रोजेक्ट एनी लैंडस्केप्स फ्रॉम स्पेस टू द अर्थ थ्रू टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्किंग। इसके अलावा हम लोग बताएंगे कि कौन कौन गए थे एस्ट्रोनॉट सबसे पहली बार मून में, या फिर उन्होंने कदम रखा अर्थ के सरफेस के बाहर। ये सारे के सारे चीज़ें बताएंगे जो बेसिक है, लेकिन क्वेश्चंस मेनली बेस्ड रहते हैं इन सब चीज़ों टॉपिक्स में। एंड यही सारे चीज़ उन सारे बच्चों को अगर बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रहेंगे, एंड बहुत सारे बच्चों को जिनको साइंस पढ़ लेना है आगे 10वीं के बाद, उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो अब तक मैंने जितना भी बताया ग्रेविटेशन लेसन में है वो, और ये लेसन में जो मैं बताने वाला हूँ ये तीनों चीज़ अगर आपने ये बराबर तरीके से कर लिया तो इट्स मोर देन इनफ फॉर अ चाइल्ड टू नो अबाउट अ ग्रेविटेशन एंड इट विल हेल्प हिम इन हिज अपकमिंग ईयर्स टू क्रैक एनी एग्जाम्स। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज का पहला चीज़ जो टोटल एनर्जी है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि सैटेलाइट को अगर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करना है, समझो ये सैटेलाइट यहाँ पे, और समझो ये अर्थ ही बता रहा हूँ मैं, सैटेलाइट को घूमना है इस रेवोल्यूशन में, उसके पहले इस सैटेलाइट को इस अर्थ सरफेस के बाहर लाना पड़ेगा। अब सबसे पहली बात, सैटेलाइट अगर बोल रहा हूँ तो सैटेलाइट विल हैव सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी। मैंने जैसे बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर कुछ भी पुल अगर एक्ट करना है तो दो ऑब्जेक्ट्स तभी अट्रैक्ट होंगे जब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के पास फिक्स्ड कंपोजिशन, साइज, मास, एनर्जी रहेगा। ये चीज़ मैंने एकदम पहले वाले इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी बताया था मैंने, ग्रेविटी के स्टार्ट टू ग्रेविटी में भी। तो साइज, मास, एनर्जी जिस ऑब्जेक्ट्स के पास रहेगा उसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, मैंने पहले बता दिया था। तो वैसे ही अगर साइज, मास, एनर्जी तीनों चीज़ है, अगर सैटेलाइट के पास ये चीज़ है तो एनर्जी मेनली करो। एनर्जी आपको बेसिक डेफिनेशन मालूम है, द कैपेसिटी टू डू वर्क। सैटेलाइट is also doing a work. Of first work it does of escaping from the Earth's orbital surface. After this, it does the second work to revolve in a particular orbit, and third, it projects certain landscapes or photos in order to know what are the various relevant creatures or features present in the space time. अब ये सब चीज़ों के पहले जो मैंने पहले बताया कि सैटेलाइट के पास एक एनर्जी रहता है, अभी उस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। पहली बात काइनेटिक एनर्जी। ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी क्यों चाहिए रहती है? सैटेलाइट कोलाइड करता है सरफेस के साथ ताकि उस सरफेस के वो बाहर निकल सके। तो कोलिजन करने का टाइम उसके पास जो एनर्जी रहेगी वो काइनेटिक एनर्जी है। आपको पहले से बेसिकली मालूम होना चाहिए। 6th स्टैंडर्ड से हम लोग पढ़ते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन क्या है। द एनर्जी दैट इज गेन्ड बाय व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स कोलाइड विद ईच अदर, द एनर्जी पास ऑन। दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। जब दो से ज़्यादा चीज़ें ये आपस में टकराती है और उनमें एनर्जी जब पास ऑन होती है एक दूसरे में,
जब एनर्जी उत्पन्न होती है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ये चीज़ अभी काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला था हमारे पास हाफ mv²। v जो वेलोसिटी है, इसको मैं क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट मान लेता हूँ, मिनिमम वेलोसिटी जो चाहिए सैटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए। अब इसका फॉर्मूला निकालो, vc का लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, gm/r, ये शायद आपको याद हो। तो टोटली काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या हो गया, फॉर्मूला क्या बन गया, gm/2r। ये क्लियर है आपको? यहाँ पे सारे के सारे चीज़, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ सैटेलाइट, रेडियस ऑफ अर्थ जब सरफेस में रहेगा तभी। इसके अलावा आप दूसरा भी ढूंढ सकते हो, वो जब सैटेलाइट बहुत दूर रहेगा, हाइट में रहेगा तभी। अब इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? वो एनर्जी जो सैटेलाइट के पास खुद ब खुद उत्पन्न की गई है, मतलब वो कोलाइड तो करेगा अर्थ सरफेस के बाद, लेकिन जब वो बाहर जाता है उसके पास कुछ सॉर्ट ऑफ एनर्जी तो लाना चाहिए ना, कि ताकि वो शुरू तो कर सके, पुल ऑफ तो कर सके। वो इग्निशन पावर जो हम लोग सेंड करते हैं उसको रिसीव करने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए रहेगा सैटेलाइट को। सच टाइप ऑफ एनर्जी इज आल्सो नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ये भी हमने पढ़ा था पहले प्रीवियस अपने ईयर्स में। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट इज कैलकुलेटेड बाय द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ सैटेलाइट। अब ये पूरा का पूरा जो चीज़ है ये नेगेटिव क्वांटिटी रहता है, क्योंकि जब वो कोलाइजन करने के बाद जब जाता है उसके पास एनर्जी की क्षमता बहुत कम होती है, इसीलिए हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं इग्निशन। एट सच टाइम द नेगेटिव केस हैपेंस। तो इसकी वजह से नेगेटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नथिंग बट -gm/r और मास ऑफ सैटेलाइट स्मॉल m। तो टोटली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ये। तो टोटल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। काइनेटिक एनर्जी मेरा gm/2r प्लस -gm/r, ये दोनों है मेरा। अभी जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो -2 gm/r आएगा मुझे। आप सॉल्व करके देख सकते हो इसे। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मतलब टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट इज नेगेटिव ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ग्रेविटेशनल फोर्स है, देखो हाफ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो भी 1/2 बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। gm/r जो है r² जो है मेरा वो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है, उसमें जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लगता है उसका हाफ है टोटल एनर्जी अप्लाइड ऑन अ सैटेलाइट। अब टोटल एनर्जी और जो सेकेंड कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिखा था बाइंडिंग एनर्जी करके, बोथ आर इंटरकनेक्टेड, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी एक ऐसा एनर्जी रहता है by which the satellite can escape the gravitational pull or the energy which pulls the satellite towards it। इससे बाहर निकलने का जो ताकत मिलता है उस ताकत को हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। एक सैटेलाइट को अगर बाहर प्रोजेक्ट करना है, मुझे अगर उसको बाहर भेजना है आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द ऑर्बिटल सरफेस ऑफ अर्थ की, मुझे अगर बाहर उसको भेजना है, देन इट रिक्वायर्स सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच कैन एस्केप फ्रॉम इट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल। सच टाइप ऑफ एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। तो फिजिक्स के माध्यम से अगर हम लोग बात करने जाए तो बाइंडिंग एनर्जी प्लस टोटल एनर्जी इज नथिंग बट जीरो। ये मैं जीरो इसलिए लिख रहा हूँ, अगर इसको आपको समझना है सबसे पहली बात आप ये समझो कि सैटेलाइट के पास जितना एनर्जी रहता है उस एनर्जी से ही वो बाहर जा सकता है। उतना अगर मैं लमसम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको दूँ तो ही वो उसके बाहर जा सकता है, क्योंकि क्षमता के ऊपर अगर मैंने दिया तो सैटेलाइट विल बर्न आउट। तो टोटल एनर्जी हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज नथिंग बट -gm/2r। अभी अगर मुझे बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू निकालना है, इसी इक्वेशन को मैं यूज करूंगा। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, ये उधर जाएगा तो पास ऑन करूंगा। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मेरा यही है, इसको इधर लेके आऊंगा तो माइनस माइनस गेट्स कैंसल्ड। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है means the satellite requires this much amount of energy in order to escape the gravitational pull of the earth and to revolve in the space। ये समझो पहली बार। and why this
एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, क्योंकि पहली बात ये समझो कि सैटेलाइट के पास जितना क्षमता रहेगा एनर्जी को अपने पास कैपेसिटी करने के लिए, उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी मैं उसको दे सकता हूँ बाहर जाने के लिए भी। हेंस बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, इसलिए मैंने ऐसे कंडीशन लिखा और ये इक्वेशन भी मैंने लिखा था। अब ये एनर्जी के लिए मुझे एक और चीज़ चाहिए रहेगी। अब सिर्फ एनर्जी से अगर इसको बाहर डालना होता तो साइंटिस्ट को इतना मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैंने इसकी पहले प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेलोसिटी सब ज़रूरत होती है, क्योंकि फॉल करेगा वो संभावना हो सकती है कि एक चीज़ जो ऊपर जा रही है वो गिर सकती है। मैंने बहुत इंट्रो स्टार्ट टू ग्रेविटी में बताया था, अगर मैं इस चौक को मैं फोर्स दे रहा हूँ ऊपर जाने के लिए, मतलब आई एम गिविंग दिस फोर्स which will act as an energy to uplift this chalk at a certain height, but after a certain height the energy decreases and it will come down easily without having any force acting on it, सिर्फ gravitational force act करेगा free fall करने के लिए। तो इस चीज़ को, इस जो कॉन्सेप्ट को रीडिफाइन करने के लिए, इसको रेक्टिफाई करने के लिए ही हमको ये ज़रूरत रहता है कि वेलोसिटी हमको ज़रूरी होगा एक चीज़ को उसी जगह पे रखने के लिए। तो what is that velocity known as? That is known as escape velocity. ये याद रखो, escape velocity और बाइंडिंग एनर्जी ये दो चीज होती है जिससे सैटेलाइट अपने अर्थ के ऑर्बिटल सरफेस से बाहर निकलता है। अब जो सैटेलाइट के पास अगर एस्केप वेलोसिटी है तो एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन सबसे पहले बात बता देता हूँ। जैसे क्रिटिकल वेलोसिटी का था, क्रिटिकल वेलोसिटी हमारा मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज गिवन टू अ सैटेलाइट इन ऑर्डर टू रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, ये था मेरा क्रिटिकल वेलोसिटी। बट एस्केप वेलोसिटी मेरा क्या बोलता है, the maximum amount of velocity that is given to a satellite in order to escape from the gravitational pull of the earth surface। ये बेसिकली ये समझो, ये इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, सैटेलाइट को अगर मुझे अर्थ के इस सरफेस से बाहर निकालना है, वो भी ऑर्बिटल सरफेस से बाहर निकालना है, उसको रिवॉल्व करने की जगह पे लेके आना है, तो मुझे उससे डबल वाले वेलोसिटी से उसको पुश करना पड़ेगा ताकि वो खुद बाहर जाए। रॉकेट को उतना तेज मुझे भेजना पड़ेगा। एस्केप वेलोसिटी का ढूंढने का तरीका, इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी में यूज करूंगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्यों जरूरत होता है, जब सरफेस से मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ और इससे मुझे एस्केप करना, मतलब आई एम कोलाइडिंग विद द ऑर्बिटल लेयर ऑफ अर्थ एक्सोलेयर, इस जगह पे से बाहर निकलना है, तो देन द सैटेलाइट इज कोलाइडिंग विद दिस ऑर्बिटल सरफेस। इस टाइम कोलिजन हो रहा है, मतलब यहाँ पे सैटेलाइट के पास कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया था इसके पहले कि हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी ढूंढना है तो वी ई स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं इस चीज को। दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट सैटेलाइट। यहाँ पे फोर्स एक वर्क के जैसे काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसको वर्क करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, ताकि वो जब बाहर निकले उसको ऑर्बिट तक तो पहुंचाना पड़ेगा, मतलब आई हैव टू डू वर्क until the satellite reaches the orbit at a particular orbit where it starts its revolving. So kinetic energy is equal to the work done on the satellite. तो half mv e square is equal to work done का जो फॉर्मूला है वो आपको जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका अगर डेरिवेशन अगर निकाला, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आपको क्या पता होना चाहिए अभी तक, अपॉन 2r स्क्वायर। इसका अगर डेरिवेशन आप निकालते हो तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको निकल सकता है, वो है gmm अपॉन r। अब यहाँ पे डेरिवेशन बोल रहा हूँ तो डेरिवेशन नथिंग बट d बाय dr, तो ये 2 हट जाएगा मेरे सामने से, क्योंकि यहाँ पे ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो मेरे जो वैल्यूज है दे आर कांस्टेंट वैल्यूज, तो नथिंग बट ये अगर वैल्यू को मैंने बाहर निकाला gm अपॉन r स्क्वायर को भी, तो ये r स्क्वायर का वैल्यू मुझे सिर्फ r में बदल जाएगा। डेरिवेशन में होता है वो, मैं आपको लिंक में सेंड कर दूंगा कैसे आया करके, लेकिन ये आप समझो। अभी यहाँ पे स्मॉल m और ये स्मॉल m कैंसिल हो गई कि दोनों मास ऑफ सैटेलाइट है, 2 उधर पास ऑन कर दिया मैंने, 2gm अपॉन r एस्केप वेलोसिटी स्क्वायर रूट अगर मैं दोनों जगह पे ले लूँ तो 2gm
√2g/r मेरा आंसर है। तो ये दो चीज़ मैंने आपको बताया है। यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख दिया एस्केप वेलोसिटी का, डेरिवेशन कैसे कर रहे हैं, उसका मतलब क्या। टेक्स्ट बुक में आपको सिर्फ उसका एग्जाम्पल मिलेगा, बट उसका क्या रेलिवेंस है, क्यों यूज़ किया जाता है, कैसे डेरिव किया जाता है, वो आपको समझेगा नहीं। तो इस वीडियो में मैंने ये सब समझा है ताकि आपको बेनिफिशियरी रहे आगे के ईयर्स में जब आप साइंस ले लो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।